हेलो दोस्तों, मैं यानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके का कंप्लीट पार्ट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो 1956 में किया गया था। लेकिन 1953 की बात करते हैं तो इसमें जो है सुझाव दिया गया था इनके गठन का। ठीक है, इसमें कितने राज्यों का सुझाव दिया गया था, तो 16 राज्य। ठीक है, 16 राज्य और यहाँ पे 3 यूटी। ठीक है, 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्यों का सुझाव कब दिया गया था, 1953 में। और राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में किया गया था। अब बात करते हैं 1956 में जो गठन किया गया था उसमें कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो 14 राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, और 14 राज्यों का और 6 यूटीज का गठन किया गया था। यूटी मतलब जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को 1956 में क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या है, जापान में ओंसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी बात करते हैं तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है और जस्ता के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है और तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। 3 चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है, तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं होन्सू की तो ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मुख्य प्रांत। इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य प्रांत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य प्रांत। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो संविधान सभा का सबसे पहले सुझाव किसने प्रस्तावित किया था, तो MN राय ने। ठीक है, किसने, MN राय ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, MN राय, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ASCII। ठीक है, कौन सा, ASCII। इसके मतलब की अगर बात करते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। ठीक है, यही स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्टेरिन कायर के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई, स्टेरिन कायर के द्वारा। इसी पुस्तक के लिए 2015 में, ठीक है, कौन सी पुस्तक के लिए, व्हेन द रिवर स्लीप्स के लिए 2015 में इनको जो है हिंदू पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। किसको, स्टेरिन कायर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष कितने दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। ठीक है, कितने दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 होगा। अगर बात करते हैं, ये जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर बात करते हैं साहित्य के अलावा तो ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है।
ठीक है, रसायन के और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसके आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया। अगर हम बात करते हैं मार्टिन कूपर की, तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया, मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये एक खेल है, ठीक है। कहाँ का है, तो ये जो है पोगल त्योहार जो है उसमें ये खेल खेला जाता है, ठीक है। पोगल त्योहार में ये खेल खेला जाता है। आगे देखेंगे हम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पोगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध की बात करते हैं तो पहले लोकसभा में, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में उपयुक्त सभी। तो अभी तक क्या था, ये पंचायती राज निकायों में केवल था, लेकिन अब जो है अभी एक कानून पास हुआ है तो उसके तहत अब ये सभी स्थानों पर लागू होगा, ठीक है। ये 2024 वाला जो चुनाव है इसके बाद से ये सभी स्थान पर लागू होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो अगर जनगणना की हम बात करते हैं तो भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, ठीक है। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कौन सा रोजगार है, पुजारी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है। तो ये कौन है, एडविन लुटियंस। कौन है, एडविन लुटियंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी वो 1911 ईस्वी में बनी। इसके पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये करंट से रिलेटेड है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जी हमारा करंट से है, ठीक है। 2021 का जो पेपर हुआ था उसी से ये क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं, इनको हम लोग स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा सीमित करता है, तो इसकी बात करते हैं तो 91वां संविधान संशोधन जो है ये जो है केंद्र मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, ठीक है। और ये बात करें अगर 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो टोटल जितने सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका 15% से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। मंत्रिमंडल जो है टोटल जितने भी सदस्य होते हैं उनका 15% से अधिक नहीं हो सकता। अब बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो उनको कलनौर में जो है मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। अगर कलनौर की बात करते हैं तो ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। और अकबर को जब मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था तब वो केवल 14 वर्ष के थे, ठीक है, केवल 14 वर्ष के थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाला जो राष्ट्रपति है भारत के, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें तो ये कब निर्वाचित हुए थे, तो ये 26 मार्च 1977 को, ठीक है, 26 मार्च 1977 को ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग के अगर वेग की हम बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है इसका वेग होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है। तो इसकी अगर बात करें तो VHF के रेंज के बीच होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप रिकॉर्डर में अगर टेप की चाल की बात करते हैं तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। आगे देखेंगे हम, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो एक किसका प्रयोग होता है यहाँ पे? क्यूसेक का। ठीक है, क्यूसेक का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें ब्यूफोर्ट स्केल की, तो ये समुद्र में हवा की गति को नापता है। ठीक है, ये किसको नापता है? समुद्र में हवा की गति को। और रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो ये भूकंप की तीव्रता नापता है। और अगर एनीमोमीटर की बात करते हैं तो पृथ्वी तट पर ये हवा की गति को नापता है। ठीक है, क्या करता है? पृथ्वी तट पर हवा की गति को नापता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पे अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट की अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। अगर इस यूनिट की हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर होगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट जो होती है वो होती है मैक। क्या होती है? मैक होती है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैक होगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट मैक होती है। और इसके मैक के अगर फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो क्या होता है? वस्तु की गति, ठीक है, बटे माध्यम में ध्वनि की गति। ठीक है, माध्यम में ध्वनि की गति, ये इसका फार्मूला होता है। आगे देखते हैं, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य UDAY योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य बन गया है? झारखंड। ठीक है, आगे देखेंगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो ये 1924 में बने थे। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? तो 40वें अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगर 40वें अधिवेशन की हम बात करते हैं तो ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
क्रीमी लेयर की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शुरुआत जो है त्रिपुरा में की गई थी। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला जो है ये भी करंट से है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि करंट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन 34 नंबर भी करंट का ही है। अगला क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये फुटबॉल और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। और ये फुटबॉल और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 को स्किप करते हैं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है। तो रक्त लाल दिखाई देने के अगर कारण की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसका कारण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 17 दिसंबर, ये एक और करंट से मिल गया। करंट से इस सेट में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्या है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाछतु गीत को राज्य गीत घोषित किया है। तो इस पे अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु ने घोषित किया है। अगला जो है एक और करंट का क्वेश्चन है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिस लिलिच को पराजित कर किसने जीता। तो ये किसने जीता था, डेनियल मेदवेदेव ने। अगला जो क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। आपको इसको देखने से ही लग रहा है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है। ये हो गए जीएस के प्रश्न। अब हम लोग बात करेंगे अपने हिंदी के प्रश्नों की। हिंदी के प्रश्नों में अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हिंदी के प्रश्नों में अगर हम देखें तो हमारा पहला प्रश्न ही है भरपेट। भरपेट में अगर बात करें तो समास बताना है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं भरपेट की अगर बात करते हैं हम, भरपेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भरपेट, ठीक है, भरपेट। आगे देखेंगे, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये इंसा अल्लाह खा की है, ठीक है। अगर इस पंक्ति की बात करते हैं तो ये रानी केतकी की कहानी से ली गई है। कहाँ से ली गई है, रानी केतकी की कहानी से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। तो क्रिया विशेषण अव्यय की बात करते हैं तो राधा रात भर जागती रही, ठीक है। इसमें जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर बात करें कौन से क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। रात भर की बात की जा रही है तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जीवनी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जीवनी है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जीवनी की अगर बात करते हैं तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। अगर बात करते हैं ये किसकी जीवनी है, तो ये जीवनी जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ठीक है। किसकी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। और लिखा इसको किसने है, तो अगर इसके लेखक की बात करते हैं तो विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, गद्यांश जो हमारा दिया है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम
आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों ने जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं। तो गद्यांश का शीर्षक की बात की गई है। तो गद्यांश के अगर यहाँ पे हम शीर्षक की बात करते हैं तो धन और मनुष्यता जो है इस गद्यांश का शीर्षक है। क्या है, यहाँ पे बात करते हैं धन और मनुष्यता। अगला जो है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो कौन से जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ठीक है, उसी की पूजा होती है। आगे देखेंगे धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से अभिप्राय क्या है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, ठीक है, सीधा सीधा लिखा था, जो धन ज्यादा कमाता है वो अधिक नाम नहीं कर पाता है। आगे देखेंगे शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें शुद्ध शब्द की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो अभ्यस्त जो है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो इसमें तुर्की भाषा का शब्द जो नहीं है वो क्या है, पैगंबर। अगर पैगंबर की हम बात करते हैं तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो इसके अनेकार्थी की बात करें तो अनेकार्थी ये किसका है, जीवन का है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, उपवाक्य पहचानना है, ठीक है। तो ये कौन सा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। कौन सा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है, ठीक है। जितने भी आश्रित उपवाक्य होते हैं विशेषण की तरह कार्य करते हैं उनको विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ठीक है। महाप्राण ध्वनि की बात करते हैं तो महाप्राण ध्वनि जो है खा है, घा है और जा है। जा जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। अच्छा, महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाली ध्वनियां महाप्राण होती हैं। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाली ध्वनियां क्या होती हैं, अल्प प्राण होती हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। तो इसमें जो है खवैया जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक है। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, खाना प्लस वया, ठीक है, वया। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो देवता के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब होता है, किंकर की बात करें तो ये इसका मतलब होता है सेवक का, ठीक है, मतलब सेवक, ठीक है, ये सेवक का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है। अगर बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखेंगे गौ चरती की संधि है। तो इस पे अगर संधि की बात करते हैं तो गौश चरती, ठीक है, गौश चरती ऑप्शन नंबर सी है और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और ज्योतिरेश्वर ठाकुर की अगर बात करते हैं, वर्ण रत्नाकर जो है इनकी रचना है, ठीक है। और अन्य रचना जो है अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की जो है वो कौन सी है, वो है अधकिला फूल। अधखिला फूल जो है इनकी एक और रचना है। आगे देखेंगे शुद्ध वाक्य छांटना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य की बात करें, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना है, ठीक है। प्रातः काल की बात किया गया तो समय यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक। आगे देखेंगे
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, प्रातः काल के साथ समय या सुबह के साथ समय का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें दोनों प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखेंगे, इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग की बात करते हैं तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। आगे बात करेंगे हम लोग, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग अगर शब्द की हम बात करते हैं तो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, तो रत्नावली दोहा संग्रह की अगर बात करते हैं तो यह रत्नावली द्वारा रचा गया। आगे देखेंगे, ए वाला है ऑप्शन, इसमें सी वाला नहीं है। ठीक है, रत्नावली है। आगे देखेंगे, इसमें लिंग बताना है, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत कौन सा लिंग होता है, तो ये उभय लिंग होता है। ठीक है, कौन सा लिंग होता है, उभय लिंग होता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या होता है, उभय लिंग होता है। ठीक है, उभय लिंग होता है। विशेषण शब्द है ये। ठीक है, मनगढ़ंत की बात करते हैं तो ये विशेषण शब्द है, जब किसी विशेष के साथ चलता है तो लिंग निर्धारण खुद कर लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे, वाक्यांश के लिए शब्द बनाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। और जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं या निर्दय कहते हैं। आगे देखेंगे, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो इसमें अगर उचित प्रयोग की बात करते हैं तो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, यहाँ पे जो है ये वाला चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। आगे देखेंगे हम, आगे अगर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित प्रयोग नहीं है, ये तो हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन कौन सा है, यहाँ पे भा जो है महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये 4 नंबर का है, भा जो है 4 नंबर में आता है। ठीक है, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, दूसरे और चौथे नंबर के। और अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1 और 3 और 5 नंबर के क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण की बात करते हैं तो प्रथम और द्वितीय वर्ण लाइन के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पा जो है, ठीक है, ये क्या है, अघोष वर्ण है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ वर्ण की अगर बात करते हैं तो छोटा आ जो है ये कंठ वर्ण है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द की अगर बात करते हैं, रूढ़ में कोई मतलब आगे पीछे जुड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे नाक की बात करते हैं तो ये रूढ़ शब्द है। आगे देखेंगे, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है, रत्न प्लस आकर। आगे देखेंगे, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि इसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा है। ठीक है, जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखेंगे, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में उपसर्ग की बात करते हैं तो जो है यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग। आगे देखें, भलाई में प्रत्यय, तो भलाई में प्रत्यय की बात करते हैं तो आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला जो है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आलस्य जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है। आधे अक्षर वाले जितने भी वर्ड होते हैं 90% तत्सम में ही काउंट होते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 72 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो अगर तद्भव की बात करते हैं तो छत जो है तद्भव है। ठीक है, छत जो है तद्भव है, और तत्सम में इसकी जगह पर ये छा मिलता है। ठीक है, और तद्भव में इसकी जगह पर या तो खा मिलेगा या फिर छा मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो खिड़की यहाँ पे देशज शब्द है। ठीक है, अगला बात करते हैं, विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द की बात करते हैं तो अमीर जो है ये विदेशी शब्द है। अगला जो लास्ट प्रश्न है आज, निम्न में संज्ञा शब्द की बात करना है, तो संज्ञा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने मैथ मतलब जीके और हिंदी का कंप्लीट पार्ट क्या है डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। धन्यवाद।